के साथ एक शब्द जुड़ा होता है ईमानदारी। दोनों एक दूसरे के पूरक है। और अगर इस पर ध्यान दिया जाए ईमानदारी शब्द पर, तो भ्रष्टाचार की जड़ अपने आप ले जाएगा। हमारे बीच में महापौर हम सब जानते हैं कि कितने व्यस्त क्षणों में से क्षण निकाल करके आते हैं। हम सबको निराश नहीं करते हैं उनकी खुशी। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि विचारों से और आज का जो विषय है उसमें तो सहभागिता करने का अधिकार मुझे नहीं है, कारण आपने उसको सीमित कर दिया पत्रकारिता और पत्रकार कानून। और जल्दी से पत्रकारों के सामने उनकी तारीफ करना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। मुझे पड़ चुका है। मैं यहाँ से प्रवीण जी को श्रद्धांजलि के लिए आता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके जैसे व्यक्तित्व की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित होता है और मुझे यहाँ आने का एक अवसर मिलता है। मुझे लगता है विषय को ओपन रखना चाहिए था, केवल पत्रकारिता नहीं रखना चाहिए। और सामान्य सी बात है कि शायद पिछली बार जब रमेश वर्मा जी थे या उससे पहले साल विषय लगभग ऐसा ही था। तो मैंने कहा था कि पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी। पत्रकारिता के माध्यम से समाज को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता था और जिसका आचरण समाज के लिए अहिंसक है उस पर प्रभाव मीडिया पाया करता था। कुछ बदल गया, बेशक प्रोफेशन को परिवर्तित अपनी अपनी कहीं तो पहले काम होते थे, अब तो रोज नई एग्जाम खुल जाती है कहीं से भी। एक शब्द अभी अभी आपने इस्तेमाल किया था फेक न्यूज। ये सत्य है, उसका आपको परिणाम क्या होगा? इस फेक न्यूज का सबसे बड़ा जो हानि हो रही है, हम प्रजातंत्र में हैं, पंचायत से लेकर के लोकसभा तक अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। हमें देखते हैं कि कौन हमारे बीच का है, वो हमारी समस्याओं से अवगत है। सीमित संसाधनों में हमें पहले क्या चाहिए, कौन सी चीज को इंतजार कर सकते हैं, इसका भी उसको ज्ञान है। और जैसे अभी बताया था कि हमारे संविधान के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों में आपस में संघर्ष की कल्पना कभी नहीं की गई। एक दूसरे के साथ सहयोग करके पूरक बन के समस्याओं का समाधान निकालने के लिए व्यवस्था थी। अब मीडिया चौथा खंभा कब से हो गया मुझे नहीं, अपने आप स्थापित किया। मूल भावना में तो ठीक ही थे और ठीक चल रहा था। हम जिस स्तर पर भी पंचायत से लेकर लोकसभा तक अपना प्रतिनिधि चुनकर के भेजेंगे, हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाएं वो बनाएंगे और उन योजनाओं को कार्यपालिका अंजाम देगी। एग्जीक्यूशन पार्ट इज एग्जीक्यूटिव। अब हम अपना प्रतिनिधि जो हम चाहते हैं उसको भेज नहीं पा रहे। सीधी सीधी बात नहीं करूंगा, डर लगता है।
आदमी जिसकी जेब में 50 रुपये हुआ करते थे, हम उसको विधायिका में भेज देते थे, विधानसभा भेज देते थे। लोकसभा के लिए कोई भी आदमी अंगूठा कंधे पर डाल करके आता था, उसको हम समझते थे कि ठीक है हमारी बात करेगा, तो लोकसभा में भी लोग पहुंचते रहे। मैं नियमित पढ़ रहा हूँ आपके अखबार में। क्या अब कोई सामान्य आदमी कल्पना कर सकता है कि वो विधायक बन के अपने क्षेत्र की समस्याओं का, अपने लोगों का समाधान कर सकता है? क्या चुनाव आयोग के द्वारा निश्चित राशि के भीतर कोई चुनाव लड़ सकता है? जिसके पास अथाह पैसा नहीं है, और वो अथाह पैसा बिना लिखा पढ़ी का नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी विधानसभा का दरवाजा देख सकता है, लोकसभा का। प्रजातंत्र में अपने प्रतिनिधि को, सच्चे प्रतिनिधि को भेजने के लिए जो हमें रास्ता मिला था, मुझे लगता है कि पत्रकारिता के कारण उसमें अवरोध आया। तो शब्द एक आया था ना, पेड न्यूज। अब काम तो पत्रकारों का ये था कि 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके गुण दोष के आधार पर जन सामान्य को शिक्षित करना कि उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसकी क्या कमियां हैं, किसकी क्या अच्छाइयां हैं, इनका ब्यौरा देने का काम पत्रकारों का था। अब तो चुनाव के दिनों में 6 के 6 जीत रहे हो, 6 प्रत्याशी लड़ रहे हो, 6 के 6 जीत रहे। कारण समाचार पत्र में प्रकाशित जो रिपोर्ट है वो पत्रकार ने नहीं लिखी, जो उस प्रत्याशी के कार्यालय से लिखा हुआ ड्राफ्ट आ गया, जो का तो आपने छाप लिया, क्या ये पत्रकार का? ये सत्य है कि जो जमीन से जुड़ा पत्रकार है वो स्वतंत्र नहीं है। उसकी जो अनुभूति है उसको वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता, और अगर गलती से एक दिन कर दी तो 5 साल के लिए बाहर हो जाता, बड़ी मुश्किल से वापस आता। जिस क्षेत्र का काम जनमानस को शिक्षित करना था, आधुनिक भारत की तस्वीर उसके सामने पेश करना था, उसमें जनमानस का क्या अपेक्षित सहयोग है, कार्य है, कर्तव्य है, इसका बोध कराना था, वो विलुप्त हो गया। मुझे याद पड़ता है कि इसका कोई निराकरण करने का तरीका मेरी समझ में तो वर्तमान में नहीं आता, क्योंकि जो जो इसकी दवा की गई है मर्ज बढ़ता गया। मुझे याद आता है, मैं 8-9 साल का रहा हूँ, हाथरस में पढ़ता था गवर्नमेंट हाई स्कूल में। पिताजी की जुडिशियरी में थे, लोग हुआ करते थे, और तब हमारी संस्कृति हमारे जीवन में थी, किसी की कोई जानकारी लेनी है, वो मांगता है, उसकी सहायता सब करते थे। एक साहब कहीं से आए थे, तो किसी कार्यालय का पता पूछ रहे थे, तो किसी ने बता दिया कि मजिस्ट्रेट साहब रहते हैं, उनको मालूम होगा। तो वो आए बेचारे, तो जैसा अपना एक बुशर्ट का कॉलर है, कमीज का होता था, और नीचे 2 जेब लगे, वही था उपयोगिता के हिसाब से वो पहले थे। मुझे लगता है कि तब जल्दी बाल सफेद हो जाते थे, गंजे नहीं होते, क्योंकि कहते थे कि जो गंजा है तो कहता है ये जरा सा चूक नहीं जंग हो जाता। जब गंजे इक्का दुक्का होते थे, बाल सफेद हो जाते। मैं सुन रहा था, पिताजी ने कहा नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मेरे मुंह से निकला मेरा पिताजी मुझे मालूम। तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे मालूम है? मैंने मेरे स्कूल के रास्ते में पढ़ता। तो उन्होंने फौरन मेरी ड्यूटी लगाई कि आप लेकर के उस कार्यालय में छोड़ के थोड़ा जल्दी निकल जाना, अपने स्कूल चले जाना। मैं गया उनके साथ, क्योंकि 7-8 मिनट श्रेष्ठ स्कूल पास हुई था। ये हर बार होता, हम कभी नहीं सुधरते। तो मैं भी उनके साथ चला, कहना साथ शुरू मेरे सामने हुआ, 8-9 साल का बच्चा था।
सामने ऑफिस था, तब ऐसे एयर कंडीशन नहीं होते थे, पंखा रखा रहता था, पसीना आता रहता था, लोग काम करते थे। सीलिंग फैन की तो बात नहीं है, कभी कभी कहीं दरबान होता था तो वो खींचता था। खैर वहाँ तो साहब बैठे थे, उनके माथे पे तिलक लगा हुआ था, लगता है बड़े बाबू थे वो। ये गए, इन्होंने अपनी कुछ बात कही, उनसे मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं, उन्होंने कहा बड़े प्रॉब्लम से आया हूँ, बहुत परेशान हूँ, ऐसा वैसा नहीं है। कहीं 1-1.5 मिनट तक ये अपने तर्क देते रहे और वो उनको अस्वीकार करते। तब जो मैं इनको तो छोड़ने गया था, उन्होंने अपनी दाहिनी जेब में हाथ डाला, कुछ निकाला, हाथ में निकाल करके उनके हाथ पर ऐसे रखा। अब वो जो बड़े बाबू बैठे थे, उनको ऐसा लगा कि उनके हाथ में, इसके हाथ के बीच में कुछ कुरकुरा सा है। उन्होंने हाथ उठाया तो 5 रुपए का नोट, 5 रुपए की उस समय बहुत कीमत थी। हमारे जो जिनको हम 4th क्लास एम्प्लॉय कहते हैं, उनकी तनख्वाह मासिक वेतन 40 रुपए होता है। तो उन्होंने ये क्या, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। देखिए, मैं बाल बच्चेदार आदमी, अर्थात इस बिना मेहनत के पैसे से अगर मैं अपने बच्चे पालूंगा तो उनका हित नहीं होगा, अहित होगा, ये मान्यता थी। अभी 2-4 बार मौका मिलता है, शिकायतें आती हैं, सब कुछ है। आप जाएंगे तो आप महीनों परेशान होते रहेंगे अपने काम के लिए, आपकी फाइल शुरू नहीं होगी। और आपके पीछे हमारे 3 बार के पार्षद महेंद्र पांडे पप्पू जी बैठे हैं, वो जाएंगे तो 3 घंटे में उनकी फाइल शुरू हो जाएगी। तो फिर आप मायूस होकर उस अधिकारी के पास जाएंगे, कहीं सब मेरी समझ में नहीं आ रहा, उनकी 3 घंटे में एक बार में आपकी फाइल कर दी, मैं 3 महीने से परेशान हूँ। हमारा जवाब क्या मिलता है, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, कुछ उनका भी तो ख्याल करो। तो थिंग्स आर डोंट सी चेंज। हमारा कितना पतन हो गया है। पहले हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर मजहब में बेईमानी को पाप माना जाता है। अब ये एक स्वीकृत क्वालिफिकेशन है। जब अपनी बेटी और बहन की शादी करने के लिए जाते हैं तो सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा तनख्वाह जब मालूम होती है, तनख्वाह है, बाकी बताओ। तो कहता है नहीं, हाँ 50-60 हज़ार रुपये महीना हो जाता है, थोड़े दिनों शादी करते हैं। जिसमें आपकी मेहनत नहीं हुई, उस पैसे से भोजन करना मैं तो हराम समझता हूं। जिसमें मेरी मेहनत नहीं है, उससे कोई चीज लेकर के खाना, और खाना खाने से हमारा ब्लड बनता। एक शब्द हरामी है, यानी कि उसको दूसरे मामले में तो देखते, लेकिन ये नहीं देखते कि बिना मेहनत के जो मैं कमा रहा हूँ, उससे जो मैं भोजन अपने बच्चों को करा रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, उनसे जो रक्त का निर्माण हो रहा है वो भी हराम का है। जब ये दोष ये आ जाएगा संकेत, हर क्षेत्र समझेंगे। मेरे हर जगह पर है। देखिए, मैं आप इस्लाम में यही है, हिंदुत्व में यही है, हर संप्रदाय में यही है। अपनी बेटी की शादी करने के लिए जाएंगे तो देखेंगे इंटरमीडिएट में पढ़ा था, अरे यार दिन भर 6 पीरियड लेने पड़ते, फिर चले जाएंगे कॉलेज में, कुछ कम हो जाएंगे। मालूम पड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, बोले क्या, बोले हफ्ते के 6 पीरियड हैं, तनख्वाह 1.25 लाख रुपए है। फट से वो शादी करते हैं। जो कम मेहनत में ज्यादा वेतन ले रहा है, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उस आदमी को आप सिलेक्ट कैसे करते हैं? नजरिया बदल गया। ये समस्याएं तब भी होती है। ज्यादातर हिंदुओं में बेटी की शादी करने में परेशानी आती थी, हर जात बिरादरी की। इस्लाम ने इसको थोड़ा सा उन्होंने देख करके रखा था। कोई आयोजन आप नहीं कर सकते थे, फायरवर्क्स नहीं हो सकते थे, बैंड नहीं बज सकता था, कुछ नहीं हो सकता था, दिन में निकाह हो। लेकिन हमारे यहाँ कुछ परंपरा ऐसी ही बदलती चली। अब थोड़ी बार ऐसा होता था कि मेरे पिताजी के पास उनको बुद्धिमान लोग मानते थे, पता नहीं क्यों थे वैसे।
आके अपनी समस्या रखते थे, बोले साहब बड़े परेशान है और बड़ा दहेज मांगा जा रहा है, बड़ा दहेज मांगा जा रहा है। पिताजी कैसे तुम्हारी शादी ना करो, बोले फिर और काम कर, बोले यहाँ दहेज ना मांगा जाए, वहां शादी करो। ऐसे एक दिन बोले कि नहीं हमें कुछ रास्ता बता दीजिए, ये बंद कैसे होगा दहेज। तो मालूम है मेरे पिताजी ने जवाब क्या दिया था, तुम बेटे की शादी में दहेज लेना बंद कर दो, ये बंद हो जाए। बेटे की शादी करने के लिए तो दहेज हमको खल रहा, और बेटे की शादी के लिए बेटी वाले का दम निकाल देते। जो तरह के मापदंड चाहे हमारे जीवन में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे नौकरी में हो, और चाहे वो श्रेष्ठ क्षेत्र पत्रकारिता में, और जो घर का मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना सब। वो तो सबको भी देखता है, वो सबको देखता है, तो उसको ये भी देखना पड़ता है कि जो मैं रोक रहा हूं मैं खुद तो नहीं कर रहा। मीडिया को अपने कर्तव्य पथ पर वापस आना, पत्रकारिता भटक गई, पत्रकारिता का जो दायित्व था उसको वो पूर्ण करने में सफल नहीं। अगर आप डिटेल देखें तो उनको देना नहीं चाहता। जितने भी स्थापित समाचार पत्र हैं, जैसे आप बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भारत में है वो, हमारे हाथ में कुछ नहीं। जिनके मालिक कहीं और बैठे, और तो बाहर बैठा हुआ मालिक हिंदुस्तान के भले की बात क्यों करेगा। इसके बड़े दूरगामी परिणाम आगे होने वाले हैं जिसकी हम चिंता नहीं कर रहे। मेरा तो आज इस गोष्ठी के माध्यम से पत्रकार तो नहीं हूं, लेकिन भारतीय हूं, और पत्रकारिता में लगे हुए भी भारत माता के सपूत हैं। अगर कल को कोई ये कहे कि तुम अपनी माता को जाकर के थप्पड़ मार दो तो मारूंगा नहीं। इस भारत माता की सेवा करने के लिए पत्रकारिता में मैं आया हूं, तो कोई मुझसे कितना ही कहे मैं इसका अहित लिखूंगा नहीं, ये संकल्प लेना पड़ा। ये समाज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक सवेर हुआ, लेकिन इतने दिनों तक लोकतंत्र के चुनाव प्रणाली के माध्यम से हमने प्रतिनिधि भेजे। आज लोकसभा में 350 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो पैसे के बल पर पहुंच गए। कोई नहीं कह रहा, गरीब सही सटीक बात कहने वाला आदमी हमारी बात कहने के लिए न विधानसभा में लोकसभा में पहुंच नहीं पा रहा। अभी तक तो ठीक है, दिखाई दे रहा, लेकिन जब ये आयोग जिनका लक्ष्य केवल अपने को समृद्ध करना है, अपनी पर आएंगे तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। उनके रास्ते में जो भी आएगा उसको कुचल देंगे, उनको कोई वो नहीं है, वो उनको केवल वो है मुझे क्या करना। आवश्यकता विषय बहुत अच्छा रखा था, लेकिन अच्छा है पत्रकारों के लिए रखा है क्योंकि मेरे जैसे आदमी के जो बोलने में हिचक जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रमेश वर्मा जी दैनिक जागरण में थे, 1999 का लोकसभा का चुनाव। आइए पांडे जी, लोकसभा का चुनाव था, मेरे पास रमेश वर्मा जी का टेलीफोन आया कि वो कोई सिंह पत्रकार था, ऊपर बैठक में मैं जा रहा था शिक्षा निकेतन में। क्योंकि आप सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए आपका व्यू इस विषय पर देना था, तो वो आपसे पूछेगा। मैंने कहा मेरी मीटिंग में वो ले रहा है, बोले 1 मिनट से ज्यादा समय। उसने, मैं रास्ते पर था, जीने में चढ़ रहा था, उसने मुझसे सवाल किया कि आप लोग तो अटल जी के आधार पर चुनाव जीतते,
मेरा जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने छापा भी। मैंने कहा ठीक है, अटल जी वोट कैसा है, उनका बहुत प्रभाव है, बड़ा आकर्षण है, लेकिन अकेले उनके दम पर नहीं। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी और हमारा राष्ट्रभक्त जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जब जुटता है तब हमारी पार्टी जीतती है, प्रत्याशी नहीं जीतता। देखो मैं आंसर दूसरे दिन अखबारों में हेडिंग आया, मैं अटल के नाम पर वोट नहीं मांगता। पहली लाइन आपको याद है, और किसी ने ऊपर से नीचे पढ़ने का नहीं हुआ, जो मैंने कहा, जो मेरा जवाब था वही नीचे लिखा था उसे, जो मैंने अभी कहा ना, यहाँ अटल जी का आकर्षण है, सब कुछ है उनका नहीं, लेकिन उनके साथ अडवाणी जी, जोशी जी और हमारा राष्ट्रपति जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता जुटता है तो पार्टी जीतती है, प्रत्याशी नहीं जीतता। ये छापा, लेकिन चुनाव पत्र में किसे फुर्सत है नीचे जाने की? हेडिंग जो था वही हेडिंग देखा। मैं समझता हूँ कि ये पापा, क्योंकि हेडिंग आपको वो लगाना चाहिए जो मेरे वक्तव्य का मर्म है, जो डैमेज करने वाला। ऐसी पत्रकारिता ठीक नहीं है। क्षणिक सफलता मिल सकती है, आर्थिक सफलता मिल सकती है, लेकिन यश, कीर्ति और सम्मान आने वाले समय में नहीं मिल सकता, आपको देगा। तो मैंने कहा आपको सम्मान दे दिया क्या? लिए अरे एक मिनट है भाई साहब, हम लोग ज़्यादा जीत रहे हैं, अभी नहीं रखे हुए मैंने कभी, मैं आज आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी कोई टिकट नहीं मांगा पार्टी से। 89 में मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया, कोई लड़ने को तैयार नहीं था, कम्युनिस्टों का गढ़ था। आप लोगों ने 3 बार लोकसभा में भेज दिया, फिर मेरे दल के कुछ प्रमुख लोगों ने मुझे वहां से वापस बुला लिया लड़ने के बाद। मेयर के लिए चुनाव से कोई औचित्य नहीं है, जो 3 बार का सांसद रह चुका हो वो महापौर के लिए टिकट मांगे। मैंने नहीं मांगा था, मेरी कोई इच्छा थी। 52-53 लोगों ने मांगा था, बायोडाटा सबमिट किया था, सब कुछ था। 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का टेलीफोन आया, तो मैंने कहा मैंने तो टिकट नहीं मांगा है, न मेरे लिए उचित होगा। ये 52-53 लोगों ने मांगा है, उन्होंने किसी को लड़ाई नहीं। पूरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि आपके अलावा कोई वहां जीत नहीं सकता। मैंने कहा पार्टी ने वहां बैठे बैठे निर्णय ले लिया कि कानपुर से निर्णय ले लिया। हर चुनाव में पार्टी पैसा देती। मैं गरीब आदमी किराए के मकान पर रहता, और यहाँ आकर के इसमें मैं आऊँ तो चुनाव बड़े धनवान व्यक्ति से लड़ना था, वो चल कम रहे थे, पैसा ज्यादा फेंक रहे थे। अब हमने कहीं से इंतजाम किया, मांगता मैं हूँ नहीं, जो अपने आप दे देता है वो मेरे चुनाव में जो कोषाध्यक्ष है वो ले लेता है। आप आश्चर्य करेंगे कि मेरा महापौर का चुनाव कितने बड़े स्टिकर पर था, आपने कोई पोस्टर बैनर नहीं देखा। और मैं 4 बार सवेरे पैदल करता था, 4 शाम को करता था, गर्मी का मौसम था, दिन में बाजार, बैंक और कार्यालय करता था। मैंने कहा मैं पैसे में तो हरा नहीं सकता, इसमें हरा दूंगा। और फिर मैं आप लोगों से रूबरू हुआ, गया, आप लोगों ने थोड़ा बहुत जाना भी था, मुझे महापौर बना दिया। जैसे आपने बताया, वाकई में जहाँ तक पैसे का सवाल है, कहीं कोई तुलना ही नहीं की, तो मैंने टिकट नहीं मांगा, ना आगे कभी मांगूंगा, ना मैंने मांगा है आज तक। क्यों? ये तो किसी उद्देश्य से खर्च करते हैं बड़ा बड़ा पैसा, उनसे वापस लेते हैं। अब कुछ ऐसी व्यवस्था भी कर दी है सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, सांसदों की सांसद निधि कर दी है, विधायकों की विधायक निधि हो गई है। सुनने में आता है 25% कट ऑफ है उसमें, और किसी विद्यालय को दे दिया तो 55% है। क्या करेंगे इसका? अरे सम्मान के साथ जियो, जिस दिन जाओगे तो लोग कहेंगे कि अच्छा आदमी संसार बड़े बड़ों की आंखों में गीलापन आ जाए कि गरीबी में तो रहा, लेकिन बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो मूल्यांकन है। 10 मकान छोड़ करके बेटे की अय्याशी के लिए छोड़ जाए, वो काम नहीं आता। बहुत बहुत
सिर्फ 10 सेकंड की बात है। मेरे लिए ये गौरव की बात है द्रोण जी के कर कमलों से मुझे सम्मानित किया गया है, जिनके व्यक्तित्व पर एक छोटा सा भी काला दाग नहीं है। मैं महसूस करता हूँ ऐसे शख्स मैंने पाया है, और शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। मेरी 45 किताबें प्रकाशित हुई हैं, 400 से अधिक मेरे लेख प्रकाशित हुए हैं, 5 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, और इत्तेफाक से मैंने देश और विदेश के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी हिंदी और अंग्रेजी में हिस्सा लिया है। ऑक्सफोर्ड प्रेस से मेरे इंग्लिश में आर्टिकल्स निकले हैं। एक छोटा सा परिचय मैं दे रहा हूँ, मेरी बात तो नहीं होगी, मीडिया के ऊपर वो जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में जो मैं बात करने वाला हूँ शायद इतर होगी। द्रोण साहब से उनका बिल्कुल जीवन से जुड़ता हुआ एक लय है, एक रिद्म है जो जीवन का, उनकी पर्सनालिटी का, वो उन्होंने उकेरा है। मैं कुछ अलग लेके चलूँगा। धन्यवाद सर।